इतिहास में बहुत सारे क्रूर राजाओं के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे क्रूर शासकों के बारे में पढ़ा और जाना है, जैसे एडोल्फ हिटलर और चंगेज़ खान। पर आज इस वीडियो में हम एक ऐसे शासक के बारे में, एक ऐसे राजा के बारे में बात करें जिन्हें इतिहास के पन्नों में ना सिर्फ क्रूर बताया गया बल्कि उसे सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार राजा और सबसे ज़्यादा अय्याश राजा का भी नाम दिया गया, जिसने अपनी सत्ता को बचाने रखने के लिए अपने भाई की हत्या करवाई। उसने अपने माँ तक को नहीं छोड़ा, उसने अपनी माँ की हत्या करवाई। सनकी और गुस्सा इतना ज़्यादा उसमें था, इतना ज़्यादा सनकी था कि अपने गुस्से के आगे उसने अपनी ही गर्भवती बीवी को पेट में लात मार के उसकी भी हत्या कर दी। हमेशा लड़कियों में घिरा रहता था, नशों में डूबा रहता था। इतना ज़्यादा नशा और इतना ज़्यादा अय्याशबाज था कि उसे कभी अपने राजा होने का जो कर्तव्य है वो कभी नहीं पूरा किया और ना ही उसे अपने प्रजा से कुछ मतलब था। उसने अपने सुख चैन और अपने सत्ता के लिए इतने सारे ईसाइयों को मरवा दिया, ईसाइयों के ऊपर बेरहम अत्याचार किया और उसने अपने प्रजा तक को भी जलते छोड़ दिया। कभी भी उसने ढंग से अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इतिहास में ये सबसे बदनाम राजाओं में से एक है। तो कौन था ये राजा और क्या थी उसकी कहानी, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये लाइन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये बात जो है लाइन रोमानिस में बहुत ज़्यादा आम है। तो ये बात कितना सच है, क्या सच में जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। तो ये नीरो था कौन? आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो इसी क्रूर शासक नीरो के बारे में है। नीरो है रोमन एम्पायर का लास्ट एम्पेरर था नीरो। अब नीरो के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा रोमन एम्पायर के बारे में जान लेते हैं। वैसे रोमन एम्पायर के बारे में बहुत बड़ा एक लंबा वीडियो बन सकता है, क्योंकि आज हमें इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हमारा मेन फोकस नीरो पे है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा जितना ज़रूरत है उतना बताती हूँ। पहले रोम एक रिपब्लिक रोमन हुआ करता था। उसके बाद इस रिपब्लिक को ख़त्म करके ऑगस्टस रोमन एम्पायर बनाते हैं और उनके फर्स्ट एम्पेरर बनते हैं। इनसे पहले जूलियस सीज़र थे, जिनकी हत्या के बाद ऑगस्टस आए। अब जूलियस सीज़र के अपने बेटे ऑगस्टस नहीं थे। जूलियस सीज़र ने ऑगस्टस को गोद लिया था। अब जूलियस सीज़र की हत्या करवा दी जाती है सीनेट के माध्यम से। सीनेट के फैसले से जूलियस सीज़र की हत्या करवा दी जाती है। उसके बाद ऑगस्टस एम्पेरर बनता है और ऑगस्टस बेहतरीन तरीके से जो है रोमन को संभालते हैं। ऑगस्टस का अपना कोई बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी, जूलिया। और जूलिया के ही जो वंशज है, जूलिया के ब्लड लाइन से आता है नीरो। नीरो जो है उस हिसाब से ऑगस्टस के परपोते हुए। नीरो का जन्म 37 AD 15 दिसंबर को होता है। नीरो की माँ थी अग्रिपिना द यंगर। और नीरो जब 3 साल का था तो तब उसका जो अपना पिता था उसका डेथ हो जाता है। और उसके पिता के डेथ के बाद एग्रिपिना क्या करती है, वो हमेशा से नीरो को सम्राट बनाना चाहती थी रोमन का। वो चाहती थी नीरो सम्राट बने। तो अब वो क्या करती है, उस टाइम के जो एम्पेरर थे रोमन के, क्लॉडियस जो थे वो एग्रिपिना द यंगर के अपने रियल चाचा अंकल थे। अब एग्रिपिना उनसे शादी कर लेती है। क्लॉडियस के पहले से ऑलरेडी 3 पत्नी थे, उनके साथ उसके बच्चे भी थे। अब सिर्फ नीरो को राजा बना सके, इसलिए एग्रिपिना महल के भीतर बहुत सारे जो है वो चाल चलती है ताकि नीरो को बना सके। तो सबसे पहले तो उसने क्लॉडियस से शादी की और नीरो को अपना नीरो को नेक्स्ट जो है उत्तराधिकारी बनाने के लिए क्लॉडियस पे दबाव डालने लगती है। लेकिन क्लॉडियस ये नहीं कर सकता था, क्योंकि क्लॉडियस का अपना एक बेटा था और नीरो उसका अपना बेटा नहीं था। तो फिर वो नीरो को अपना बेटा मानता है और नीरो को भी अपना महल में जो है उसको शाही परिवार का हिस्सा बनवाता है। अब एग्रिपिना नेक्स्ट चाल क्या चलती है, वो क्लॉडियस का जो बेटी थी, एक अपनी बेटी थी ऑक्टिविया, उससे नीरो की शादी करवा देती है। इसीलिए ताकि उसको उत्तराधिकारी बनने में और उसको उस फैमिली का हिस्सा बनने में उसको मदद मिले। तो इस हिसाब से जब नीरो को क्लॉडियस की बेटी ऑक्टिविया से शादी करा देती है, उसके बाद नीरो को उत्तराधिकारी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगती है। फिर जब बात नहीं बनता है तो एग्रिपिना जो है वो क्लॉडियस को ही मरवा देती है। क्लॉडियस को जहर दे के मरवा देती है। उसके बाद क्या करती है, उसके बाद वो ज़ोर शोर से सबके मदद से, सीनेट की मदद से, बहुत सारे राजनीतिक चाल चल के अपना बेटा को जो है वो सिर्फ 16 साल की उम्र में वो नीरो को सिंहासन पर बैठा देती है और रोमन का एम्पेरर बना देती है। लेकिन वो रोमन का एम्पेरर तो बन जाता है, राजा बन जाता है नीरो, लेकिन नीरो में कोई भी क्वालिटीज़ नहीं थी राजा वाला। और ना ही नीरो
जो है वो राजा बनने के योग्य था, क्योंकि नीरो का मन हमेशा से जो है वो बचपन से आर्टिस्ट बनना चाहता था। वो थिएटर करता था, वो म्यूज़िक बजा मतलब म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, आर्ट में इंटरेस्ट था, ड्रामा में इंटरेस्ट था। तो उसको तो कभी राजपाट में इंटरेस्ट था ही नहीं, पर उसको सत्ता और सुख ये सब भी चाहिए था बहुत। तो इसी वजह से वो 16 साल की उम्र में जब बन जाता है राजा, उसके बाद से यहाँ से नीरो का जो है पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होता है। अब उसकी माँ क्या करती है, अग्रिपिना पीछे से पूरा राजपाट वही संभालती है। आगे नीरो बैठा रहता है, लेकिन पीछे से हर काम अग्रिपिना ही करती है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है, जब नीरो राजा बनता है तो उसका जो क्लॉडियस का अपना बेटा जो था वो बनने का हकदार एक्चुअल में वही था, उसी को राजा बनना चाहिए था, क्योंकि राजा का जो अपना बेटा होता है वही राजा बनता है नेक्स्ट। तो वो क्या करता है, नीरो उसको भी जहर दे के मार देता है, क्लॉडियस का अपना बेटा को भी मरवा देता है। नीरो का जो पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के 5-6 साल तक तो स्वर्ण युग कहा जाता है उसके टाइम को, क्योंकि उस टाइम पे वो बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत कुछ करता है और बैकवर्ड क्लास उससे बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि वो खुद एक आर्टिस्ट बनना चाहता था और आर्ट परफॉर्म करता था। उसके बाद खेल में हिस्सा लेता था, उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, थिएटर करना पसंद था। तो ये सब काम जो है बैकवर्ड क्लास के लोगों से उसको बहुत प्यार मिलता था और ये सब वो ओपन में करवाता था। ओपन खेल आयोजन करना, उसमें पार्टिसिपेट करना, ये सब चीज़ें करता था। वहाँ पे वो फ्री में जो है ब्रेड, अल्कोहल ये सब भी प्रोवाइड करवाता था। और उस टाइम पे ख़ास करके ऐसा था कि रोमन में जो आर्टिस्ट वाला काम है ना, आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करना, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, थिएटर, ये सब चीज़ों को सबसे नीचा माना जाता था। ये सब लोअर कास्ट के, मतलब कास्ट तब नहीं था, लेकिन ये काम को लोअर माना जाता था। और एक राजा का खुद इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होना, इन सब चीज़ों को परफॉर्म करना, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना, ये जो सीनेट के मेंबर है अपर क्लास के लोग हैं ना, उनको पसंद नहीं आया। वो इन सब चीज़ों से बहुत खफा रहते थे। तो नीरो स्टार्टिंग में ये सब करता था और ये सब करके वो जो है बैकवर्ड क्लास से उसको काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिलता रहा। हीरो के लिए बस यही उसका एम बचा था कि उसको लोगों से प्यार पाना था और उसको लगता था ये सब करने से लोग उसको प्यार करते रहेंगे और उसका सत्ता बचा रहेगा। तो वो सिर्फ मनोरंजन पे ध्यान देता था, बाकी पॉलिटिकल लीडर वाला कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। इसी बीच उसको ऑक्टिविया से भी नफरत होने लगी और वो ऑक्टिविया को छोड़ना चाहता था और दूसरी शादी करना चाहता था, क्योंकि उसको बाहर एक दूसरी लड़की पसंद आ गई थी और उस लड़की का नाम था पोपिया सवीना। अब पोपिया सवीना जो थी वो बहुत सुंदर देखने में थी और नीरो अय्यासबाज किस्म का लड़का था, एक राजा, कम उम्र का राजा और बहुत ही अय्यासबाज। तो अब वो पोपिया सवीना से शादी करने के लिए ऑक्टिविया को छोड़ना चाहता। तो इस बात से लोग बहुत नाराज़ हुए और उसकी माँ भी बहुत नाराज़ हुई, पर उसको किसी की कभी कोई परवाह थी नहीं। तो उसने ऑक्टिविया को छोड़कर पोपिया सवीना को शादी करके लेके चला आया। उसने जब पोपिया सवीना से शादी की तो इस बात का उसके पॉलिटिकल करियर पर और लोगों के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। लोग उनसे नाराज़, जो नीरो है उससे नाराज़ हो गया और उनकी सिंपैथी जो है ऑक्टिविया के ऊपर चला गया। वो ऑक्टिविया को सिंपैथी देते थे। अब क्या होता है, एग्रिपिना जो है वो इतना ज़्यादा उसके काम में इंटरफेयर करती थी और वो हमेशा से ही उसको मतलब बहुत ज़्यादा अपने बेटे को लेकर ऑब्सेस्ड रहती थी। उसको हमेशा अपने वफ़ादारों के बीच में ही रखती थी ताकि उस पर कोई अटैक ना हो, उस पर कोई ख़तरा ना मंडराए, और बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करना चाहती थी। तो इतना ज़्यादा ही कंट्रोल था उसका काम में, इतना ज़्यादा इंटरफेयर था कि उस टाइम पे जो कॉइन इशूज़ हुए, जो कॉइन बने, उसमें एक तरफ अगर नीरो का तस्वीर होता था तो दूसरी तरफ उसकी माँ एग्रिपिना का भी तस्वीर होता था। और एग्रिपिना इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से, उसके काम में दखल देने की वजह से नीरो जो है एक टाइम पे एग्रिपिना से, अपनी माँ से फेड अप हो जाता है। उसके बाद वो प्लान करता है अपनी माँ की हत्या करवाने का। तो वो प्लान के मुताबिक एग्रिपिना को एक बोट में बाहर घूमने भेजता है और बोट में विस्फोट करवा देता है। लेकिन उस विस्फोट में जो है एग्रिपिना बच जाती है, तो फिर वो पीछे से अपने सैनिक भेजता है, वहाँ वो एग्रिपिना को मारने के लिए ऑर्डर देता है और वहाँ वो लोग उनको मार देते हैं। अब यहाँ पे जो है ऐसे एग्रिपिना की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे जो है हिस्टोरियंस में दो बातें हैं जो दो बातें हैं जिस पे थोड़ा डिबेट्स है। तो वो दो थियोरीज़ ये है कि कुछ हिस्टोरियंस बहुत दावे के साथ कहते हैं एग्रिपिना बचपन से ही नीरो को इतना ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश करती थी और कभी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा जो है उनसे अलग हो, या फिर उनका बेटा जो उनके हाथ से निकल जाए। तो उनको मतलब नीरो को अपने कंट्रोल में रखने के लिए और पूरे पावर को अपने हाथ में रखने के लिए वो बहुत सारे चाल तो चलती ही थी। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि उसने नीरो को कंट्रोल में रखने के लिए उसके साथ फिज़िकल रिलेशंस भी रखे और जो शारीरिक संबंध है वो भी बनाया। और इसके बाद और एक ये भी पॉइंट आता है कि जब
नीरो के लोग उसको मारने के लिए एग्रिपिना को बोट में जाते हैं तो वो बोलती है पेट की तरफ इशारा करके कि मुझे मारना है तो गोली यहाँ चलाओ, क्योंकि वो नीरो का पाप यहाँ पड़ रहा है। अब एक इसमें कन्फ्यूज़न ये भी हो सकता है कि वो शायद ये ना कह के ये कह रही हो कि नीरो को उसने पेट में रख के पाला है तो उसको यहाँ पे ही मारे। ये भी हो सकता है। ये एग्जैक्टली क्या था, क्या कहा गया था, ये तो किसी को नहीं पता, बट कुछ हिस्टोरियंस बहुत दावे के साथ कहते हैं कि नीरो की जो माँ थी एग्रिपिना, उसके नीरो के साथ फिज़िकल रिलेशंस थे। अब एग्रिपिना की डेथ हो जाती है। इधर ऑक्टिविया जो थी उसको भी नीरो जो है वो छोड़ चुका था। इसके बाद जो है उसकी बीवी जो पोपिया सवीना थी उसको वो प्रेग्नेंट थी, और नीरो जो था वो अय्यास राजा, बदनाम राजा तो था ही, उसको हमेशा अपने सुख, अपने थिएटर लाइफ, अपना जो इन्जॉयमेंट है यही सब चीज़ों की पड़ी रहती थी। तो फिर से वही सब काम में वो व्यस्त हो जाता है। और इधर जो पोपिया सवीना है वो अकेली हो जाती है, तो वो शिकायत में हमेशा शिकायत करती है कि नीरो उसको टाइम नहीं देता है। एक दिन नीरो गुस्से में आके क्या करता है, इतना ज़्यादा गुस्सा है उसमें कि वो अपन पेट में उसका, वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में वो लात मारता है और पोपिया सवीना जो है वहीं गिर के उसकी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है तो कहा जाता है कि नीरो को जो है वो बहुत ज़्यादा झटका लगता है और नीरो और भी ज़्यादा सनकी हो जाता है। कहा जाता है पोपिया सवीना की डेथ के बाद नीरो बहुत ज़्यादा दुख में रहता था, मतलब उसको वो गिल्ट फील होता था। तो एक बार, लेकिन वो इन सब के बीच अपना अय्यासी कभी नहीं छोड़ता था। उसके अय्यासी के किस्से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वो आर्टिस्ट बनना चाहता था और वो खुद को बहुत बड़ा आर्टिस्ट मानता भी था। तो वो जब आर्ट परफॉर्म करता था लोगों को फोर्सफुली अपना म्यूज़िक सुनाता था, अपना आर्ट दिखाता था, और अगर कोई क्लैप ना करे, ताली ना बजाए तो उसको वो मार भी देता था। तो मजबूरन सबको परफॉर्म करके दिखाना, हमेशा लड़कियों के बीच घिरे रहना। एक हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं कि उसने अपने राजमहल को रंग महल बना कर रखा था, हमेशा नग्न लड़कियां से भरी रहना। वो लोग उनको एंटरटेनमेंट करते थे। फिर जो है वो शराब, नशीले पदार्थ, ये सब बहुत आम सी, मतलब आप माहौल सोच सकते हो कि राजा का माहौल कैसा था उस टाइम पे उसका, तो जो कि बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो राजा इतना खुद में चूर रहेगा उसको प्रजा की क्या ही फिक्र रहेगी। तो इस तरह का नीरो का कुछ कैरेक्टर था। नीरो अपना राज जो, मतलब वो एक राजा था, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन वो सब लेने के बजाय 1 साल की छुट्टी लेता है, यूनान जाता है और वहाँ जाके वो थिएटर करता है, थिएटर में परफॉर्मेंस करता है, वहाँ बहुत सारे कंपटीशन में हिस्सा लेता है, ये सब कामों करता था। और वो कहा जाता है जब वो ये सब हरकत करता था, लड़की की जो लड़की का रोल प्ले करता था, तो वो अपनी पोपिया सवीना जो उसकी बीवी थी उसका पोशाक पहनता था, उसका मुखौटा लगाता था। ये सब हरकतें वो थोड़ा जो सनकी टाइप का ये करता ही था ये सब बहुत। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना, इन सब चीज़ों के लिए पैसा उड़ाना, ये सब काम करता था वो। जाता है जब वो खाना खाने के लिए बैठता था तो लड़कियों की जो है, नग्न लड़कियों की परफॉर्मेंस चलती थी वहाँ, डांस करके दिखाना, उसके ऊपर पंखुड़ियाँ गुलाब के फेंके जाते थे, उसको शराब पिलाया जाता था, लड़कियाँ शराब पिलाती थी। तो ये सब एकदम जो ख़राब माहौल है ये बना के रखता था। अब ये सब काम करते करते उसका नज़र एक दिन दास, उसके ही एक मेल जो दास बोलते फ्रीडमैन, उसके ऊपर पड़ा, जो पोपिया सवीना, उसको लगा कि ये पोपिया सवीना जैसा दिखती है, तो वो उस लड़के को फोर्सफुली लाता है पकड़ के और उसके साथ शादी भी करता है सबके सामने। ये भी उसके बारे में एक अजीब बहुत बात है जो इतिहास में बहुत प्रचलित है कि वो जो लड़का है उससे वो शादी करता है और उसको अपनी बीवी बना के वो मरते दम तक अपने साथ रखता है। जहाँ कहीं भी जाता है उसको लेके जाता है भी, लड़की वाला कपड़ा पहना के, और उस टाइप के रिलेशंस भी रखता था उसके साथ। तो उसने उससे शादी भी की थी और उसको लगता था उसकी बीवी पोपिया सवीना जैसी दिखती है, और उसने उसका अपना एक, मतलब खुद से एक नाम रखा था उसका, स्पोरस। एक लड़का तो ये था जिससे उसने शादी करके उसको अपना बीवी बनाया था, और एक लड़का के साथ उसने शादी की थी, उसमें वो खुद लड़की बना था और उसको लड़का बनाया था, मतलब थोड़ा सा इनकी तो था ही। तो उसमें उसका नाम था पाइथागोरस, वो वाला पाइथागोरस नहीं, अलग पाइथागोरस है। तो इसके ऐसे 2 लड़के के नाम भी इतिहास में बहुत मशहूर है कि ये सब हरकत जो है वो करता था, तो थोड़ा पागल तो था ही।
अब क्या होता है इसके बाद ये सब करते करते उसका जो राजपाट है इन सब चीज़ों से उसका मन हट ही जाता है। वो हमेशा इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त रहने लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट तब होता है जब रोम में एक भयंकर आग लगता है, जो कि 64 एडी में एक बहुत भयंकर रोम में आग लगता है, और जो आग 7 दिन तक जलता रहता है। उसमें पूरा रोम का जो एक बड़ा हिस्सा है वो जल के राख हो जाता है। और उस टाइम पे जो नीरो है वो अपना कोई राजा वाला जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं उठाता है। इसी में जो है कहा जाता है कि नीरो जब आग लग रहा था, रोम जल रहा था, तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। अब इस बात में भी हिस्टोरियंस में काफ़ी सारे डिबेट्स हैं। कोई कहता है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है, वो दावे के साथ कहते हैं कि ये आग नीरो ने खुद लगवाया था, क्योंकि उसको वहाँ पे स्वर्ण महल बनवाना था अपने लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ हिस्टोरियंस का ये दावा है कि उस आग लगने में नीरो का जो खुद का महल है वो चपेट में आ गया था। तो नीरो ऐसा क्यों करेगा? नीरो ने अपने गार्डन एरिया खोल दिया था लोगों को मदद करने के लिए। तो अब इस हिस्टोरियंस कुछ इस बात को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, बट ये बात जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई, लोगों में बहुत ज़्यादा ये बात चलने लगी कि नीरो ने ही खुद आग लगवाया था। और किसी किसी हिस्टोरियंस का कहना है कि जब आग लग रहा था तो नीरो शाही पोशाक पहन के महल के ऊपर जाके उसका एक फेवरेट यंत्र था जो वो बजाता था, लाइरे नाम था उसका, वो बजा रहा था। लेकिन बांसुरी नहीं था वो, क्योंकि बांसुरी उस टाइम पे आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसीलिए उसको बांसुरी नहीं कुछ और बजा रहा था। लेकिन वो बजा रहा था, ये भी लोग दावे के साथ कहते हैं। अब जब नीरो के ऊपर इन सब चीज़ों से पहले से ही नीरो की हरकत ऐसी थी कि सीनेट के मेंबर्स जो थे और आम लोग जो थे वो नीरो से थोड़ा खफा तो रहने ही लगे। और इसके बाद नीरो पे बहुत सारे सवाल सीनेट के तरफ से पूछे गए, और बहुत सारे सवाल आम लोग पूछना स्टार्ट किया कि कैसे इतना बड़ा भयंकर आग लगा। तो नीरो क्या करता है, नीरो सारा ब्लेम जो है ईसाई लोगों पर डाल देता है, मतलब क्रिश्चियन लोगों पर डाल देता है कि क्रिश्चियन जो है उन्होंने किया है। क्योंकि उस टाइम में रोम में जो है क्रिश्चियन बहुत कम माइनॉरिटी में थे, बहुत कम लोग थे, तो उन पे वो ब्लेम डाल देता है। और उस टाइम पे रोमानिस जो लोग हैं वो ईसाई लोगों के धर्म को ना ही समझ पाते थे और ना ही उनको विश्वास करते थे, और ये धर्म के चलते उन दोनों में, रोमानिस में और ईसाइयों में बहुत ज़्यादा नफ़रत भरा था। वो लोग ईसाइयों को बहुत नफ़रत की आँख से देखते थे, तो वो लोग ईज़िली इस बात पे मान जाते हैं कि हाँ, ये काम ईसाइयों का हो सकता है। इसके बाद नीरो और एक भयंकर स्टेप लेता है। इसके बाद वो खुद ईसाइयों के खिलाफ़ सज़ा सुनाता है, और उस सज़ा में ईसाइयों को पकड़ पकड़ के ज़िंदे भेड़ियों के सामने छोड़ दिया जाता है। और कुछ ईसाइयों को तमाशा बनाकर उसके महल में जब रात हो जाती थी, तो रात में जब अंधेरा होगा तो उसमें वो क्या करता था, ईसाई लोगों को अपने गार्डन में लाइट पोस्ट की तरह यूज़ करता था और ज़िंदा जला देता था ताकि उसके महल में रोशनी होते रहे। ऐसा वो ईसाइयों को भयंकर मौत दिया था, ऐसे बुरी तरीक़ों से उसने ईसाइयों को मारा था। तो ये जब ईसाइयों को ऐसे मारा जाता था तो कुछ रोमानिस लोग बहुत एंजॉय के साथ ये देखने भी आते थे कि कैसे ईसाइयों को मारा जा रहा है, और कुछ जो रोमानिस हैं उनको ईसाई के साथ सिंपैथी होने लगी कि ये बहुत क्रूर तरीके से मारा गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वहाँ एक सच में महल बनाना स्टार्ट होता है, और इससे लोगों के मन में और सीनेट के मेंबर्स के मन में सवाल उठता है, और नीरो पे वो भड़क जाता है और नीरो से वो सवाल करता है कि ये महल सच में तो बनवाया जा रहा है, तो किसके लिए बनवाया जा रहा है। तब नीरो स्टार्टिंग में बोलता है कि ये महल वो जो रोम का बड़ा हिस्सा जल गया था और जिससे रोम को नुकसान हुआ था, तो ये आम लोगों के लिए वो बनवा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो महल बन रहा था उसमें सच में एक रूम पूरा गोल्डन रूम बनता, और उसमें फर्नीचर भी एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा लग्जरियस तरीके से रूम बनाया जा रहा था। यहाँ तक कि परफ्यूम घर के अंदर आने के लिए दीवारों के अंदर पाइपलाइन लगाया जा रहा था, उसमें खुशबू उसके अंदर से घर में आता। तो इन सब जब चीज़ को रोमन के लोग और सीनेट के लोग देखते हैं, सीनेट के मेंबर, तो अब सब नीरो के पूरा अगेंस्ट हो जाता है और नीरो के खिलाफ़ सब बोलने लगते हैं, क्योंकि रोम तब पूरा एक ढेर बन चुका था, राख का ढेर, उसमें से रोम अभी निकल ही नहीं पाया था, और उस टाइम वहाँ के एम्पेरर ये सब काम अपने लिए करवा रहा था। ऐसे करते करते 30 साल का जब इसमें नीरो का उम्र जो है 30 हो जाता है, तो 16 साल की उम्र में उसने सिंहासन पर बैठा और 30 साल तक उसने राज किया। 30 आते आते रोम में जो है वो सारे लोग
नीरो के खिलाफ़ चले जाते हैं और सीनेट जो है वो उसको जनता का दुश्मन घोषित कर देता है। अब सीनेट किसी को जनता का दुश्मन घोषित करना मतलब रोमन एम्पायर में कि अब उसको मार दिया जाएगा, वो एक मर्डर का मतलब मौत का जो फरमान होता है ना वो जारी किया जाता है। तो अब इससे जब ये बात जब नीरो को पता चलता तो समझ जाता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि ऑर्डर था कि जो जहाँ भी नीरो दिखे उसको मार दिया जाए। तो अब नीरो क्या करता है, अब नीरो डर से अपना महल छोड़ के उसने और एक महल शहर के बाहर कहीं बनवाया था, वहाँ भाग जाता है और वहाँ जाके छिप जाता है और वहाँ वो आत्महत्या करता है। और आत्महत्या करते टाइम उसके आखिरी शब्द जो थे वो थे ऑलिस आर्टिफैक्ट्स पेरियो, जिसका मतलब जो हिस्टोरियंस है वो पूरा मतलब दावे के साथ तो नहीं बोलते, लेकिन गेस करने पर ये उसका मतलब हो सकता है कि वो कह रहा था मैं अपनी मृत्यु में भी एक कलाकार हूँ और वो क्या ही कलाकार है जो मेरे साथ मर रहा है, और ये भी हो सकता है कि मैं एक व्यापारी की तरह मर रहा हूँ। तो ये 3 उसके मीनिंग निकलते ये वो मरते टाइम बोल के गया था। तो वो आप समझ सकते हो उसका मौत भी एक नाटक जैसा ही लग रहा था, क्योंकि वो इतना नाटक में डूबा और एक आर्टिस्ट खुद को मानता था कि वो जाते जाते भी आर्ट करके ही गया। तो जो भी हो, ये था नीरो से ज़ीरो बनने तक का उसका नीरो का कहानी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालती हूँ कि मुझे किसके बारे में नेक्स्ट वीडियो टॉपिक देती हूँ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनाना चाहिए। तो आप वहाँ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नीरो के डेथ के बाद रोमन एम्पायर का क्या होता है वो भी बता देती हूँ। उसके डेथ के बाद जो है रोम में गृह युद्ध सा छिड़ जाता है और जल्दी जल्दी 4 राजाओं जो है उसमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और सब जल्दी जल्दी जो सिंहासन को हथनियाने में लग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, वेस्पेसियन नाम का एक प्लेबियन सम्राट होता है जो इन सबको बाकी 3 राजाओं को हराकर वो सिंहासन पर बैठते हैं और वहाँ से स्टार्ट होता है प्लेबियन राजवंश जो रोमन में फिर आगे चलता है।